तो एक गांव जहां पर काफी सारे लोग आकर फंस गए हैं और रात में उस जगह पर मॉन्स्टर घूमते हैं जो कि उन लोगों का शिकार करते हैं। उन लोगों को वहां से जाने का रास्ता मिलता है या फिर नहीं, इसके बारे में हमें इस कहानी में जानने को मिलेगा। अब वैसे ये इस कहानी का थर्ड सीजन है और इस कहानी के बाकी दो सीजन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इंट्रो में इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला और सीधा कहानी को चालू करने वाले हैं। पर उससे पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने पहले की दो वीडियोस को अच्छे से देखा हो, तभी जाकर आप लोग इसकी आगे की कहानी को समझ पाएंगे। और अगर अब तक आप लोगों ने इसकी कहानी के दो सीजन्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस सीजन की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जब टैबी लाइट हाउस के ऊपर गई थी तो वहां पर से व्हाइट बर्ड ने उसे धक्का दे दिया था, और बाद में जब टैबी की आंख खुली थी तो वो कैमडन नाम के एक शहर के हॉस्पिटल में थी। टैबी असल में जख्मी हालत में दो हाइकर को एक पेड़ के पास मिली थी और उन लोगों ने लाकर उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। टैबी के उठने पर डॉक्टर ने पुलिस वालों को भी फोन कर दिया था ताकि वो लोग वहां पर आने के बाद टैबी से उसके जख्मों के बारे में पूछताछ कर सके। पर जैसे ही टैबी को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो गांव के बारे में किसी को कुछ भी बताती है तो कोई भी उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए वो डॉक्टर के रूम से बाहर जाने पर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है, विक्टर के लंच बॉक्स को उठाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है, जहां पर थोड़ी ही दूर पर उसे व्हाइट बॉय दिखाई देता है जो कि उससे हाई कर रहा था। एबी उस व्हाइट बॉय को देखने के बाद उसका पीछा करना चालू करती है और उसके बाद वो एक कॉफी शॉप में पहुंच जाती है, जहां पर जब वो उस बच्चे को देखती है तो वो असल में व्हाइट बॉय था ही नहीं। गांव में बार बार ईथन जंगलों में भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो टैबी को वहां पर से ढूंढ कर ला सके, क्योंकि पिछले 2 दिन से टैबी घर पर नहीं आई थी। इस बार भी उसे पकड़ लिया जाता है और उस दौरान जिम डिसाइड करता है कि वो खुद जंगलों में जाएगा ताकि वो टैबी को ढूंढ सके। पर उस समय पर बॉयड आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि असल में जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं और जिम को वहां पर बिना प्लानिंग के नहीं जाना चाहिए। और टैबी को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे और किसी न किसी को तो उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए जाना ही था। इसी वजह से जिम डिसाइड करता है कि वो कैनी के साथ जंगलों में जाएगा, जहां पर जाने के बाद वो किसी तरह से टैबी को ढूंढ लेगा। बॉयड के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता और शायद वो जिम की जगह पर होता तो वो खुद भी यही करता। इसी वजह से वो जिम को इस चीज की परमिशन दे देता है और उन्हें सजेस्ट करता है कि जहां पर भी उन्हें मकड़ियों के जाले दिखे तो वो समझ जाएं कि वो लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। तब बर्ड और कैनी को टाउन में घूमते हुए अचानक से बाहर से आवाजें आती हैं, और जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो जेड एकदम पागलों वाली हरकतें कर रहा था और उसने रस्सियों से एक अजीब तरह का सिंबल बनाया हुआ था। वो असल में वही सिंबल था जो कि जेड ने उस गुफा में देखा था जब वो पिछले सीजन में उस जगह पर गया था। तब बर्ड और कैनी जेड को उठाकर शेरिफ स्टेशन में ले जाते हैं ताकि वो वहां पर थोड़ा सा आराम कर सके। दूसरी तरफ हम लोग कॉलोनी हाउस में निकी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी देर से बाथरूम का दरवाजा पीट रही थी, क्योंकि अंदर फातिमा बहुत देर से उल्टियां कर रही थी। और जैसा कि पिछले सीजन में फातिमा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को लेकर भी परेशान थी। तब वहां पर उसकी हालत बिगड़ती देखकर एलिस डिसाइड करता है कि वो उसे क्रिस्टी के पास लेकर जाएगा, और उस दौरान फातिमा किसी भी हालत में क्रिस्टी के पास नहीं जाना चाहती थी। असल दुनिया में टैबी दो लड़कियों के पास जाकर उनमें से एक का फोन लेती है और अपनी माँ को कॉल करती है। काफी समय से उसकी माँ ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, इसी वजह से वो टैबी की आवाज सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी और वो उससे जानना चाहती थी कि इतने समय से टैबी कहाँ पर थी। टैबी ने अपनी माँ को उस टाउन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो इस बात को जानती थी कि उसकी माँ को उस टाउन के बारे में सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, और उसकी माँ को क्या, किसी को भी उस टाउन के बारे में सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अभी के लिए टैबी उनको चिंता ना करने को बोलकर पास में ही मौजूद एक चर्च में चली जाती है, जहाँ पर जब वो कन्फेशन रूम में जाती है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वो जूली, जिम और ईथन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो तो इस दुनिया में आ गई थी पर अभी भी वो लोग उस टाउन में फंसे हुए थे। पर इससे ज्यादा चीजें टैबी फादर को भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि फादर भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। वो वहां से जा ही रही होती है कि फादर उसे पीछे से रोकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी टैबी की हेल्प करना चाहते थे। तब टैबी तो उन्हें एक एक करके सारी चीजें बता देती है, मगर फादर को तो उन बातों पर भरोसा ही नहीं था। उस दौरान हम लोग फादर की बातों से जान पाते हैं कि हो सकता था कि टैबी मेंटली इल हो और उसके पास जो लंच बॉक्स हो वो भी उसके बच्चे का ही हो। तब टैबी फादर को यकीन दिलाने के लिए फादर के सामने ही उस लंच बॉक्स को खोलती है,
जिसमें विक्टर का 3 दिन पुराना पैक करा गया खाना रखा था और साथ ही उसमें नीचे विक्टर का असली दुनिया का एड्रेस भी लिखा हुआ था। और संजोग की बात तो ये थी कि असल में वो एड्रेस उसी टाउन का था जिसमें अभी टैबी मौजूद थी। अब अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए टैबी विक्टर के घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग टाउन में देखते हैं जहाँ पर बॉयड जब डोना से जाकर मिलता है तो उससे पता चलता है कि उनके गांव में जितनी भी सब्जियां लगी थी वो सारी की सारी खराब हो गई हैं। उन लोगों के पास अब बिल्कुल भी राशन नहीं बचा था और ऐसे में वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के पास अब जानवरों को मार कर खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। उस दौरान ईथन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि उन्हीं जानवरों में उसकी एक फेवरेट बकरी एल्मा भी शामिल थी। बॉयड आकर उसे समझाता है कि उन लोगों के पास कोई और रास्ता है ही नहीं। ईथन भी इस बात को समझ जाता है और बाद में बॉयड वहां पर से चला गया था। दूसरी तरफ हम लोग कैनी और साथी जिम को देखते हैं जो कि टैबी को ढूंढने के लिए अब तक जंगलों में आ गए थे और वो लोग लगातार शाम तक चलते रहते हैं। शाम में वो दोनों कुछ झोपड़ियों के पास पहुंच जाते हैं जिनके बाहर काफी सारे अजीब से स्केयरक्रोज लगाए हुए थे और उनमें बहुत सारी कील भी ठुकी हुई थी। कैनी और जिम को ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग गलत रास्ते पर हैं और उसके बावजूद वो रात के समय में झोपड़ी में ही रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। वहीं गांव के कॉलोनी हाउस में जब टीली जाकर एल्जिन से बातें करती है तो उस दौरान हम लोग जान पाती हैं कि पिछले 3 दिनों से एल्जिन बिल्कुल भी नहीं सोया था, जिसका रीजन एक जैपनीज मॉन्स्टर थी जो कि एल्जिन के सोने पर उसे बार बार दिख रही थी और एल्जिन उससे बहुत ज्यादा डरता था। अब रात के समय में हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को बाड़े में जाते हुए देखते हैं जहां पर से उन लोगों ने तुरंत ही सभी जानवरों को खोल दिया था और सभी जानवर अपने घर यानी कि जंगल की तरफ भाग रहे थे। उस समय पर जेड और बर्ड दोनों बैठकर सेल्फी स्टेशन में बातें कर रहे थे और जैसे ही उन्हें बाहर से जानवरों की आवाज आती है वैसे ही वो दोनों के दोनों बाहर जाकर जानवरों को वापस से बाड़े में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अभी के टाइम पर खाने के नाम पर उन लोगों के पास सिर्फ वो जानवर ही बचे हैं। उन दोनों को देखकर विक्टर और मिसेस लियो भी उनकी मदद करने के लिए बाहर जाते हैं और वो लोग भी जानवरों को लेकर सीधा बाड़े की तरफ बढ़ रहे थे। वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर आ गए थे जो कि उन लोगों के पीछे लग जाते हैं और उस दौरान हम लोग जेड और विक्टर को देखते हैं जो कि ज्यादा जानवरों को लेकर पार्क के अंदर घुस गए थे। उसी दौरान ईथन अपनी फेवरेट बकरी एल्मा को अपने घर के बाहर घूमते हुए नोटिस करता है और उसको देखने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए बाहर जा ही रहा था कि तभी अचानक से जूली उसे रोक लेती है। पर बच्चे मन के सच्चे, उस टाइम तक ईथन ने घर का दरवाजा खोल दिया था। बूढ़ी दादी मॉन्स्टर घर के अंदर आ गई थी। उनको देखने के बाद जूली और ईथन दोनों ही मिल्खा सिंह से तेज भागने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही वहां पर से निकल जाते हैं। और तब तक सारा भी उनके घर के पीछे आ गई थी जो कि मॉन्स्टर के बाहर आने से पहले जूली और ईथन को अपने साथ झाड़ियों के पीछे छुपा लेती है और बूढ़ी दादी मॉन्स्टर की नजर उनके ऊपर नहीं पड़ पाती। और तब तक रेंडल की नजर भी उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है और जैसे ही वो देखता है कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं वो तुरंत ही अपनी बस का दरवाजा खोलते हुए उन लोगों को अंदर ले आता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। तब हम लोग मिसेस लियो और बॉयड को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से बचते हुए जब जानवरों को बाड़े के अंदर लेकर जाते हैं तो तुरंत ही वहां पर गेट को बंद कर लेते हैं। और असल में ये सब एक प्लान था और अंदर पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद थे जो कि वहां पर बॉयड और मिसेस लियो को पकड़ चुके थे। तब वो मॉन्स्टर बॉयड को पास में ही एक पिलर से बांध देते हैं और वो उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, वो बस बॉयड को तोड़ना चाहते थे क्योंकि बॉयड का मानना था कि कभी भी ये जगह उसे तोड़ नहीं सकती। और इसीलिए वो मॉन्स्टर वहां पर बॉयड के सामने ही मिसेस लियो को बहुत बुरी तरह से नोच कर जान से मार देते हैं। बॉयड के लिए ये पल सबसे ज्यादा बुरा था और साथ ही पूरे गाँव वालों के लिए भी। असल में मिसेस लियो उन सभी गाँव वालों को डाइनर में अच्छा खाना खिलाती थी और कहीं ना कहीं सभी लोगों का उनसे एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। दूसरी तरफ हम लोग टैबी को देखते हैं जो कि विक्टर के घर के बाहर पहुंच गई थी और वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात विक्टर के पिता हेनरी से होती है जो कि विक्टर के लंच बॉक्स को टैबी के पास देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे। वहां पर जाने के बाद टैबी बेहोश हो गई थी और बाद में जब उसकी आंख खुलती है तब तक हेनरी उसे घर में लेकर आ गया था। पर हेनरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि टैबी के पास विक्टर का लंच बॉक्स ऐसे आया। तब वहां पर टैबी उसे एक एक करके टाउन के बारे में सारी चीजें बतानी चालू करती है पर उस समय पर हेनरी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब हेनरी टैबी को बताता है कि उसने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों को कॉल करा था और अगर अभी के समय पर टैबी उसे सच्चाई नहीं बताएगी तो पुलिस वाले तो टैबी से सच्चाई निकलवा ही लेंगे। अभी भी टैबी वैसे तो अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी पर हेनरी को उसके ऊपर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। पर जैसे ही टैबी उसको लाइट हाउस के बारे में बोलती है जहाँ पर से व्हाइट बॉय ने उसे धक्का दिया था तो हेनरी के एकदम होश उड़ जाते हैं। तब तक बाहर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं जिनको हेनरी मिसअंडरस्टैंडिंग का बहाना बनाते हुए वहां से भेज देता है।
फिर जब हेनरी वापस आता है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में उसकी बीवी मैरियांडा को भी वो ड्रीम्स आते थे जिसमें वो कुछ बच्चों को देखती थी जो कि उनकी मदद करने के लिए उसे टावर में बुलाया करते थे। अब यही सारी बातें बताते हुए हेनरी अपने साथ टैबी को मैरियांडा के बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर मैरियांडा ने बहुत सारी टाउन की पेंटिंग बना रखी थी। उन पेंटिंग्स को देखने के बाद तो टैबी के एकदम होश उड़ गए थे, पर सबसे ज्यादा होश तो हेनरी के उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है। अगली सुबह टाउन में जेड जाकर सबसे पहले तो बाड़े से बॉयड को फ्री करता है और जैसे ही बॉयड सामने मिसेज लियू की लाश को देखता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ पर जेड को भी मिसेज लियू की लाश देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मिसेज लियू में कहीं ना कहीं वो अपनी दादी माँ को देखता था। तब वो दोनों उदास मन से मिसेज लियू की बॉडी को ले जाकर चर्च में रख देते हैं क्योंकि अभी के समय पर कैनी वहाँ पर मौजूद नहीं था और उसके बारे में पता भी नहीं था कि वो कब तक गाँव में वापस आएगा। आगे सीन बॉयड पर आता है जिसके पास डोना भागते हुए आती है जिसे भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मिसेज लियू मारी गई। सभी लोग गांव में बहुत ज्यादा दुखी थे और खासकर ईथन और विक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे। वहीं फातिमा की हालत तो बहुत ज्यादा ही बेकार थी। उसको प्रेगनेंसी की वजह से अचानक से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगती थी और वो काफी समय से कुछ खा भी नहीं रही थी। और आज जब वो वॉमिटिंग कर रही होती है तो उसका एक दांत भी टूट कर बाहर आ जाता है जिसको देखने के बाद वो क्रिस्टी के पास जाने का डिसाइड करती है। पर क्रिस्टी तो अभी मिसेज लियू को देखने के लिए गांव में गई थी। वहीं हम लोग कैनी और जिम को देखते हैं जो कि जब लेक के पास घूम रहे थे तो वहां पर उन्हें काफी सारी हरी सब्जियां मिलती हैं जिनको देखने के बाद वो बहुत खुशी से उन्हें लेकर टाउन में वापस आते हैं। गांव वालों के खाने की दिक्कत तो दूर हो गई थी, पर जैसे ही गांव में आने पर कैनी को मिसेज लियू के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। तब क्रिस्टी आकर कैनी को संभालती है और उस दौरान कैनी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मॉम की बॉडी को पूरी तरह से सिलकर बिल्कुल पहले जैसा कर दे क्योंकि वो अपने पिता की तरह अपनी मॉम की बॉडी को नहीं देखना चाहता था। और क्रिस्टी भी इस बात को मानते हुए जेड के साथ उदास मन से जाकर मिसेज लियू की बॉडी के ऊपर टाँके लगाने लगती है। फातिमा और एलिस के क्लिनिक पर पहुंचने पर मैरियल वहां पर फातिमा का इलाज करती है और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी थी क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सारी सिम्टम देखने को मिलते थे। आगे जब कॉलोनी हाउस में पहुंचने पर फातिमा सड़ी सब्जियों को देखती है तो उन्हें खाने पर फातिमा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी दिनों बाद कुछ डाइजेस्ट कर पा रही थी। वहीं अब तक गुस्से में कैनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में उन मॉन्स्टर को जान से मार देगा। वो बाहर से काफी सारी अल्कोहल को लेता है और मॉन्स्टर वाली केव के अंदर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो उन मॉन्स्टर को जलाकर जान से मार सके। तो बर्ड जाकर कैनी को संभालता है और उस दौरान हम लोग बर्ड की बातों से जान पाते हैं कि असल में मरने से पहले मिसेज लियू ने बर्ड से कैनी को संभालने के लिए बोला था और अपने आखिरी समय में भी मिसेज लियू को खुद से ज्यादा कैनी की परवाह थी। उसके बाद वो दोनों वहां पर से मिसेज लियू के फ्यूनरल में चले गए थे जहां पर गांव का लगभग हर एक इंसान आया था। वहां पर मिसेज लियू को श्रद्धांजलि देने के बाद जब जिम घर पर जाता है तो वहां पर जूली उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि अगर पिछली रात जिम घर पर होता तो ईथन कभी भी घर के बाहर नहीं जाता। ईथन और जूली दोनों कहीं ना कहीं इस बात को मान चुके थे कि टैबी मर चुकी है। पर जिम को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ईथन और जूली को वहां से जाने के लिए बोल देता है। तभी अचानक से उनके घर में लगा फोन बजने लगता है और जैसे ही जिम फोन को रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से बोलने वाला बच्चा खुद को थॉमस बता रहा था। जो सुनने के बाद तो जिम के एकदम होश उड़ गए थे क्योंकि थॉमस उनका वही मरा हुआ बच्चा था जो कि अपने बचपन में ही मर चुका था। तब वो बच्चा जिम को झूठ बोलता है कि टैबी के मरने की असली वजह जिम ही है। इस बात को सुनने के बाद जिम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिल्ट में आ गया था और अभी के लिए वो डरते हुए बाहर जाकर ईथन और जूली को जल्दी से घर में वापस लेकर आ जाता है। वहीं रियल वर्ल्ड में टैबी को हेनरी के बैकयार्ड में एक बॉटल ट्री दिखता है जो बिल्कुल वैसे ही बॉटल वाले पाराबी ट्री की तरह लग रहा था जिससे टैबी लाइट हाउस के पास पहुंची थी। बस फर्क था तो सिर्फ इतना कि इस पेड़ के अंदर वैसा कोई स्पेस मौजूद ही नहीं था जिससे उस पेड़ के अंदर जाया जा सके। उस दौरान हेनरी से बात करके टैबी को पता चलता है कि उस पेड़ को मैरियांडा ने पास के ही एक पार्क में दूसरे बॉटल ट्री को देखकर बनाया था और उस दूसरे वाले बॉटल ट्री के बीच में स्पेस भी था जिससे कोई इंसान उसके अंदर जा सके। तब हम लोग हेनरी की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में जब हेनरी के 35th बर्थडे पर मैरियांडा और हेनरी उस बॉटल ट्री के पास गए थे तो वहां से ही सारी चीजें चालू हुई थी। वहां पर ही मैरियांडा को अजीब सी आवाजें आनी चालू हो गई थी और बाद में उसे सपने में वो बच्चे भी दिखना चालू हो गए थे जो उसे टावर में उनकी मदद करने के लिए बुला रहे थे। ये सारी बातें जानकर टैबी हेनरी से जल्दी से उसको उस पेड़ के पास ले जाने को बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग फातिमा को देखते हैं जो कि लगातार अभी भी टाउन में खराब सब्जियों को खा रही थी और जैसे ही टीली की नजर उसके ऊपर पड़ती है फातिमा खुद को जाकर कमरे में लॉक कर लेती है।
पर टीली उसके पास आकर उसको समझाती है कि प्रेगनेंसी में ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से ही औरतों को ऐसी चीजें खाने का मन करता था जो कि उन्होंने कभी भी नहीं खाई होती थी। दूसरी तरफ जिम को अभी भी लगातार थॉमस के क्रीपी कॉल्स आ रहे थे, जिनको वो फ्रस्ट्रेशन में उठाना ही बंद कर देता है। और हम लोग बॉयड को देख पाते हैं जो कि चर्च में मरे हुए कुछ स्पेशल लोगों की याद में एक मेमोरियल बोर्ड बनाता है, ताकि उस मेमोरियल बोर्ड पे उन खास लोगों का नाम लिखा जा सके। दूसरी तरफ हम लोग कैनी को देखते हैं जो कि जेड, क्रिस्टी और गांव के कुछ और लोगों को लेकर वापस से लेक के पास गया था, ताकि वो वहां पर से सब्जियां लेकर आ सके। अब बाकी सब तो वहां पर सब्जियां तोड़ रहे थे, पर जेड वहां के अजीब से सिनेरियो को देखने के बाद उनकी पेंटिंग्स बना रहा था। जेड को वहां पर लगे स्केयरक्रो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे थे, पर उससे ज्यादा अजीब थे वहां पर रखे 3 लाल पत्थर, जिनको देखने के बाद जेड को सोच ही रहा था कि तभी उसे पास के पेड़ में एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसको आग पर चाकू मार के जान से मारा गया था। जेड तब धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है, पर अचानक से ही वो आदमी उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही जेड ये सब देखता है तो उसकी फट के 4 से 64 हो जाती है और वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मगर ये सब तो असल में जेड का बस एक वहम था, पर जेड इससे बहुत ज्यादा डर गया था। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में अकेले ही गाँव जाने का डिसाइड करता है, पर क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था, इसीलिए क्रिस्टी उसको रोकने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे जाती है। क्रिस्टी लगातार जेड को समझाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर जेड उसकी बातों को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। और अचानक से ही क्रिस्टी का पैर वहां पर पड़े एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे क्रिस्टी का पैर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था और वहां पर से उसे निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। जेड और केनी दोनों ही क्रिस्टी की हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, और कहीं ना कहीं क्रिस्टी को उस बियर ट्रैप से आजाद करवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर किसी तरह से जेड और डेल मिलकर पास में लगे स्केयरक्रो का डंडा निकालते हैं, और उसी डंडे की मदद से वो बियर ट्रैप को खोलकर क्रिस्टी को आजाद कर देते हैं। पर अब कुछ दिनों तक तो क्रिस्टी चलने की हालत में तो नहीं रहने वाली थी। दूसरी तरफ हम लोग टेली को देखते हैं जो कि फातिमा के बच्चे के बारे में पता करने के लिए टैरो कार्ड रीड करने का डिसाइड करती है। और जैसे ही वो उन कार्ड्स को निकालती है, तभी अचानक से बाहर से कॉलोनी हाउस की खिड़की तोड़कर एक क्रो अंदर आकर मर जाता है। तो ये तो सच में एक बहुत बुरा साइन था। खैर आगे हम लोग टैबी को देखते हैं जो कि हेनरी के साथ पार्क में जाने के लिए निकली ही थी। भी अचानक से उसकी गाड़ी में वो बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट नोटिस करती है जैसा कि उसने जिम के लिए बनाया था। पर हेनरी के हिसाब से वो ब्रेसलेट उसकी वाइफ मैरियांडा ने उसके लिए बनाया था। और ये सुनने के बाद तो टैबी के एकदम होश उड़ गए थे। तब टैबी पैनिक करते हुए गाड़ी से उतरना चाहती थी, क्योंकि उससे लग रहा था कि अभी भी वो टाउन में ही कहीं पर फंसी हुई है, और ये सब जो उसके दिमाग में चल रहा है और ये उसे रियलिटी के रूप में दिख रहा है। तब हेनरी उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उस दौरान पैनिक करने की वजह से उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर बाद में जब टैबी की आंख खुलती है तो वो एक एम्बुलेंस में हेनरी, एक पुलिस ऑफिसर अकोस्टा और 2 पैरामेडिक्स के साथ थी। पैरामेडिक्स एम्बुलेंस को हाईवे पर थोड़ा सा आगे लेकर जाते ही हैं कि तभी अचानक से उनके एम्बुलेंस के सामने वही पेड़ आ जाता है, जिसको देखने के बाद सभी लोग टाउन में चले जाते थे। एबी वो सब देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी, और वो टाउन के बारे में अकोस्टा और साथ ही बाकी लोगों को बताने की कोशिश करती है, मगर हेनरी को छोड़कर टैबी की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। वहीं जिम के घर में वापस से एक बार फोन की घंटी बजती है, और इस बार फोन को ईथन रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से वापस से थॉमस बोल रहा था, जो कि ईथन से कहता है कि टैबी एक एम्बुलेंस में वापस टाउन में आ रही है और ईथन को उसकी मदद करनी होगी। ये सुनने के बाद तो ईथन काफी ज्यादा दंग रह गया था, और फिर जब वो इस बारे में जिम और जूली को बताता है तो वो दोनों भी इस बात को सुनने के बाद एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। वहीं रात के समय में बॉयड आज रेंडल के साथ बस में ही रुका हुआ था, क्योंकि वो मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करना चाहता था। दूसरी तरफ हम लोग टैबी को देखते हैं, जिसने अंधेरा होने से पहले अकोस्टा को बहुत बार समझाने की कोशिश करी थी कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, और अकोस्टा के कानों पर तो बिल्कुल भी जूं तक नहीं रेंगती। इवन अकोस्टा ने तो टैबी को हथकड़ी लगा दी थी, और जब पैरामेडिक अपनी एम्बुलेंस को लेकर टाउन में पहुंचते हैं तो अचानक से उनकी एम्बुलेंस के सामने एक मॉन्स्टर लेट जाती है, जिसको देखने के बाद पैरामेडिक को लगता है कि शायद उस लड़की को मदद की जरूरत है। पर जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं तो वो मॉन्स्टर उन्हें जान से मार देती है। उन मॉन्स्टर को देखकर अकोस्टा बहुत ज्यादा डर गई थी, और वो उन मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने की भी कोशिश करती है, पर जब मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो अकोस्टा वहां से सीधा कॉलोनी हाउस की तरफ भागने लगती है। तब तक बॉयड और साथ ही रैंडल की नजर भी उस एम्बुलेंस के ऊपर पड़ गई थी, और वो लोग टैबी की मदद करने के लिए नीचे आ गए थे। और जैसा कि थॉमस ने ईथन को बोला था कि आज टैबी गांव में एम्बुलेंस में आने वाली है, तो जिम भी एम्बुलेंस को देखकर तुरंत ही घर से बाहर आ जाता है। टैबी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था, और उस दौरान बॉयड, जिम और टैबी तीनों तो एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं, पर रैंडल एम्बुलेंस में नहीं चढ़ पाता। तब उन मॉन्स्टर ने रैंडल को घेर लिया था, और वो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना चालू कर चुके थे।
दूसरी तरफ हम लोग अकोस्टा को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के पास पहुंच गई थी, पर अभी भी वो लगातार मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने की कोशिश कर रही थी। तब अकोस्टा से गलती से एक गोली खिड़की की तरफ चल जाती है जहां पर निकी नाम की एक लड़की खड़ी थी और वो गोली उसके लग गई थी। तब सब लोग परेशान होकर निकी को संभालने की कोशिश करने लग गए थे। तब तक अकोस्टा को भी कॉलोनी हाउस के अंदर ले लिया गया था और वहां पर डोना उसे मॉन्स्टर के बारे में बता रही थी। तभी अचानक से खबर आती है कि निकी की मौत हो गई है और अकोस्टा को ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बॉयड भी जब टैबी, जिम और हेनरी के साथ कॉलोनी हाउस में पहुंचता है तो वो भी अकोस्टा की गलती की वजह से उस पर बहुत चिल्लाता है और सबसे ज्यादा लोग विक्टर के डैड और टैबी को वापस से गांव में देखने के बाद शॉक थे। पर अभी विक्टर कॉलोनी हाउस में मौजूद नहीं था और अभी के लिए वो सारा के घर में एक सूटकेस लेकर आया हुआ था जिसमें उसने उन लोगों का सामान रखा हुआ था जो कि विक्टर के बचपन में मारे गए थे। असल में विक्टर उस समय पर काफी ज्यादा छोटा था तो गांव में सभी मरे हुए लोगों को दफना नहीं सकता था, इसीलिए तब व्हाइट बॉय ने उससे सभी मरे हुए लोगों के फेवरेट सामान को लेकर दफनाने को कहा था और विक्टर उनकी मदद से आज अपने पास्ट की चीजों को याद करना चाहता था। तब विक्टर को वैसे तो सभी लोगों का सामान मिल जाता है पर उसमें क्रिस्टोफर का कोई भी सामान नहीं था। विक्टर इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक करने लग गया था और तभी उसे याद आता है कि क्रिस्टोफर के पास हमेशा एक पपेट डॉल रहती थी जिसका नाम जेस्पर था और जेस्पर असल में वही पपेट डॉल थी जिसको देखने के बाद विक्टर और जेड पिछले सीजन में काफी ज्यादा डर गए थे। तब हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि पहले के समय पर क्रिस्टोफर जेस्पर की मदद से गांव के लोगों को बहुत ज्यादा हंसाता था और अचानक से ही एक दिन क्रिस्टोफर को वो सिंबल दिखना चालू हो गए थे और बाद में उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया था और वो सिर्फ जेस्पर से ही बात करा करता था। और उसी से बात करते हुए एक दिन क्रिस्टोफर ने जेस्पर को कुछ ऐसी बात बताई थी जिससे वो लोग गांव से बाहर निकल सकते थे और अभी के समय पर सिर्फ जेस्पर ही ऐसा था जो कि इन गांव वालों को वो बात बता सकता था। और तब विक्टर डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर की केव में जाकर किसी भी हालत में जेस्पर को वापस लेकर आएगा। आगे हम लोग जिम के घर में जूली और ईथन को देखते हैं जहां पर जूली की बातों से हमें पता चलता है कि जब से वो ट्रांस स्टेट से वापस आई थी तब से वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और वहां पर उसने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो कि बिल्कुल भी समझाना पॉसिबल नहीं था। कॉलोनी हाउस में टैबी अभी जिम को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता रही थी और वो जानने के बाद जिम भी काफी ज्यादा शॉक था। उसी दौरान हम लोग एल्जिन को देखते हैं जिसे वापस से वो किमोनो ड्रेस वाली वुमेन दिखाई देती है जो कि इस बार उससे मदद मांग रही थी पर अगले ही पल वो गायब हो गई थी। एल्जिन उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। डोना भी अब तक इतने सारे लोगों की मौतों को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और तब वो बर्ड के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। नीचे हम लोग फातिमा को देखते हैं जो कि निकी की बॉडी के पास अकेले जाती है और वहां पर जाने के बाद वो उसके घाव पर लगे खून को चाटने लग गई थी। ये चीज सच में काफी ज्यादा वियर्ड थी और हो सकता था कि फातिमा का बेबी असल में एक डिमोनिक बेबी हो। तभी कॉलोनी हाउस के बाहर से रैंडल के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसको मॉन्स्टर बाहर कर एम्बुलेंस पर पटक कर चले गए थे और उन लोगों ने रैंडल को जान से मारा ही नहीं था, उन्होंने बस उसके गले और गाल पर बड़ा सा घाव करके उसे छोड़ दिया था और रैंडल अभी दर्द में बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तब डोना और बॉयड जैसे तैसे उसको अंदर लेकर आते हैं पर रैंडल गुस्से में सबके सामने बॉयड को ही इस सब का जिम्मेदार बताने लगता है। रैंडल के हिसाब से बॉयड ने ही उसे मॉन्स्टर के बीच में छोड़ा था और एम्बुलेंस को लेकर यहाँ पर आ गया था। उस समय तक रैंडल का खून काफी ज्यादा बह चुका था। मैरियल तब रैंडल को स्टेबल करके अगले दिन उसे क्लिनिक में ले जाती है जहाँ पर थोड़ी ही देर में जेड और कैनी भी क्रिस्टी को लेकर आ गए थे। तब मैरियल क्रिस्टी के पैर की हालत देखकर उसका भी इलाज करने लगती है और उस दौरान बॉयड वहाँ पर कैनी और जेड से बातें कर रहा था। तब जैसे ही जेड को ये बात पता चलती है कि टैबी वापस से आ गई है और वो रियल वर्ल्ड में गई थी तो वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए टैबी के पास चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग विक्टर को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस में सारा के साथ कुछ सामान लेने जा रहा था ताकि वो दोनों मॉन्स्टर वाली केव में जाकर जेस्पर को ला सकें। फिर जब कॉलोनी हाउस में जाने के बाद विक्टर को डोना से बात करके हेनरी के यहाँ पर आने की बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। असल में विक्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो 40 साल बाद अपने पिता से कैसे मिलेगा और तब सारा उसको समझाने की कोशिश करने लगती है। वहीं जब मैं भी जूली, जिम और ईथन को उस बॉटल वाली पारावेट्री और उसके रियल वर्ल्ड में जाने के बारे में बता रही थी तो उतने में ही वहां पर जेड आकर उससे उन बॉटल वाली ट्री के बारे में पूछने लगता है क्योंकि बॉटल वाली ट्री की बॉटल के अंदर जो कागज रखे थे जेड के हिसाब से वो बहुत ज्यादा काम के थे। पर जिम ने भी उस बॉटल वाली ट्री के एक बॉटल में रखे कागज को देखा था और उसमें सिर्फ नंबर लिखे हुए थे। जिम के हिसाब से उन चीजों का कुछ भी तर्क नहीं बनता था और वो बिल्कुल ही यूजलेस थी।
अब अभी के लिए वैसे तो टैबी को गांव की एक मीटिंग में बुलाया गया था ताकि सब लोग जान सकें कि टैबी किस तरह से गांव के बाहर गई थी, और सभी के मन में वैसे भी काफी सारे सवाल थे। इसीलिए तब टैबी वहां पर जिम और ईथन के साथ डाइनर में चली जाती है, जहां पर थोड़ी ही देर में गांव के बाकी सारे लोग भी आ गए थे जो कि उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। टैबी उन्हें सारी सच्चाई के बारे में बता देती है कि किस तरह से वो पाराबे ट्री से उस लाइट हाउस के पास पहुंची थी और वहां पर से एक वाइट बॉय ने उसे धक्का दिया था, जिसके बाद ही वो रियल वर्ल्ड में चली गई थी। पर किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, और फातिमा और एलिस उससे इस बात से भी नाराज थे कि टैबी बाहर जाने के बावजूद उन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं कर रही थी। अब ये बात सुनकर गांव के लोग तो टैबी के ऊपर और ज्यादा भड़क जाते हैं, और उस दौरान टैबी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि क्यों उसने उन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं करी। बॉय टैबी का ही साथ दे रहा था, पर गांव वाले उसके ऊपर भी भड़क जाते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद ही बॉटल वाले फारावे ट्री की मदद से लाइट हाउस में चले जाएंगे। तब बर्ड उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करता है कि ये चीजें इस तरह से वर्क नहीं करती, पर उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा गांव वाले उस बॉटल वाले ट्री को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग रियल वर्ल्ड में जाकर इन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। वहीं हम लोग जूली को देखते हैं जो कि टेंशन के मारे फातिमा के रूम में जाकर उसका गांजा चुराती है और बाद में उसे मस्त होकर एल्जिन के साथ पीने लगती है। वो दोनों गांजा पीने के बाद इतने ज्यादा नशे में हो गए थे कि वो लोग बेसमेंट में जाकर वहां पर मौजूद पुराने कपड़ों को ट्राई करने लग गए थे। उस दौरान एल्जिन को वहां पर एक पोलारॉइड कैमरा मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम लोग टैबी को देखते हैं जो कि जब घर में वापस आती है तो कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का रिग्रेट होने लगता है कि उसने बाहर जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करी, और यही सोचते हुए वो जेड के साथ बोतल वाले ट्री के पास जाने का डिसाइड करती है। वहीं हम लोग अकोस्टा को देखते हैं जो बर्ड से जाकर मिलती है और वो उससे माफी मांगने के बाद अपनी गन भी वापस मांगती है, जो गन बॉयड ने तब ले ली थी जब अकोस्टा के मिस फायर करने की वजह से निकी की जान चली गई थी। और बॉयड अकोस्टा की गन वापस करने से साफ इनकार कर देता है। असल में उसे अकोस्टा के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि अगर कभी अकोस्टा को गुस्सा आ गया तो वो आसपास के लोगों को भी हार्म कर सकती है। पर अकोस्टा तो अपनी बात पर अड़ी हुई थी और आज वो अपनी गन लेकर ही जाना चाहती थी। तो बॉयड गुस्से में आता हुआ उसकी गन को तो वापस कर देता है और उसने अकोस्टा की गन से सारी बुलेट्स को निकाल लिया था। आगे हम लोग ईथन को देखते हैं जो कि हेनरी को टाउन में घुमा रहा था, और तभी अचानक से विक्टर और हेनरी की नजर एक दूसरे से मिलती है। विक्टर भी असल में दूसरी तरफ से सारा के साथ आ रहा था, और वो जैसे ही अपने पापा को देखता है वो उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। तब तक टैबी और जेड भी उस बॉटल ट्री के पास पहुंच गए थे और जेड एक एक करके उन सभी बोतलों के नंबरों को निकाल लेता है, जिसके बाद वो टैबी को अपने मॉन्स्टर की केव वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताता है जहां पर उसने 7 अंगुई बच्चों को और उस सिंबल को देखा था। अब वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर डेल भी उस बॉटल ट्री को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। अब तब वो टैबी और जेड के लाख मना करने के बावजूद भी उस बॉटल वाले पारावे ट्री के अंदर घुस जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट सीजन में ही बता दिया था कि पारावे ट्री किसी भी इंसान को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था, तो अभी के लिए वो डेल को एक स्विमिंग पूल की दीवार के अंदर ही टेलीपोर्ट कर देता है, जहां पर मौके पर ही डेल की चिल्लाते हुए मौत हो जाती है। डेल की हालत को देखने के बाद डोना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि डेल की उससे हमेशा नोक-झोंक होती रहती थी और बेशक से डेल बेवकूफ था और वो सबको बहुत ज्यादा हंसाता था। वहीं अब तक एलिस को भी इस बारे में पता चल गया होता है कि फातिमा सड़ी सब्जियों को खा रही थी। ये बात जानने के बाद एलिस काफी ज्यादा परेशान था और उसको समझ में नहीं आता कि वो फातिमा की हेल्प कैसे करे। अब अगले दिन हम लोग बर्ड को देखते हैं जो जब जेड से जाकर मिलता है तो उस दौरान जेड उन सभी नंबरों को अरेंज कर रहा था जो कि उसे उन बॉटल से मिले थे। जेड के हिसाब से वो सभी नंबर किसी तरह के कोड्स हो सकते थे जो कि गांव वाले लोगों को वापस से रियल दुनिया में लेकर जा सकते थे। तब बॉयड जेड को बताता है कि उसने वैसा ही एक और बॉटल ट्री जंगल में देखा था जब वो सारा के साथ जंगल में गया था। उस समय पर जेड उससे उस बॉटल ट्री की लोकेशन को भी लेता है और वहां पर जाने लगता है। तब तक बॉयड भी वहां पर से क्रिस्टी के पास चला गया था, जो उसे खुश होकर बताती है कि जो एम्बुलेंस गांव में आई थी उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी थी। इसका मतलब यही था कि वो लोग फातिमा के बेबी को अब देख सकते थे। बर्ड तब इस खुशखबरी को एलिस और फातिमा को सुनाने के लिए जाता है, जहाँ पर एलिस और फातिमा दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे और वो बॉयड को अकेले में बुलाकर फातिमा के सड़ी सब्जी खाने के बारे में बता देते हैं। ये बात सुनकर बॉयड को शुरू में थोड़ी सी घबराहट होती है, पर वो फातिमा से एक बार बेबी को चेक करवाने के लिए बोल देता है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि विक्टर और हेनरी आपस में बातें कर रहे थे और विक्टर अभी के लिए उन मॉन्स्टर वाली केव में जाने वाला था ताकि वो जेस्पर को लेकर आ सके। तब हेनरी भी उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं और विक्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि मॉन्स्टर असल में कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और उसके बावजूद भी हेनरी उसे संभालते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसके साथ ही उन मॉन्स्टर वाली केव में जाएंगे। तब विक्टर भी इस पर मान जाता है और हेनरी के साथ मॉन्स्टर वाली केव में चला जाता है, जहां पर वो कुछ टॉयज को जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि वो बाहर आने का रास्ता ना भूले। अब केव के बहुत ज्यादा अंदर जाने के बाद हेनरी को थोड़ा सा डर लग रहा था और विक्टर अभी भी आगे बढ़ता रहता है। वो लोग किसी तरह से वहां पर जेस्पर को ढूंढ लेते हैं, पर जब वो लोग वापस आ रहे थे तब हेनरी से थोड़ा सा शोर हो गया था, जिससे आसपास में मौजूद सभी मॉन्स्टर जग गए थे। तब एक मॉन्स्टर विक्टर से कहती है कि अगर तुम इसी तरह से हमारे घर में आते रहे ना तो हम तुम्हें अपने ही घर में रख लेंगे। ये बात सुनने के बाद विक्टर और हेनरी दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो जल्दी से भागकर केव से बाहर निकल जाते हैं। वहीं फातिमा, पर्ट और एलिस तीनों जब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो उस दौरान एल्जिन कॉलोनी हाउस में मौजूद हर एक इंसान की फोटो खींच रहा था ताकि वो उसका एक कोलाज बना सके। उस दौरान वहां पर वो फातिमा की भी एक फोटो को खींचता है और बाद में फातिमा बर्ड और एलिस के साथ क्रिस्टी के क्लिनिक में चली जाती है। क्लिनिक में ही हम लोग रेंडल को भी देखते हैं, जिसकी मैरियल पट्टी चेंज करने के लिए आई थी। उस दौरान रेंडल उससे अपनी शक्ल देखने के लिए एक मिरर मांगता है और जब रेंडल अपनी शक्ल को देखता है तो उसके एकदम होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कार बन चुका था। उस समय पर मैरियल रेंडल को शांत रहने की सलाह देकर वहां से चली जाती है। बाहर हम लोग बॉयड को देखते हैं, जो कि जब फातिमा और एलिस के साथ क्रिस्टी के पास पहुंचता है तो क्रिस्टी भी वहां पर फातिमा का अल्ट्रासाउंड करना चालू कर देती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में उनके सामने आता है कि फातिमा के पेट में तो कोई बेबी है ही नहीं। उसको देखने के बाद वो सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और फातिमा उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। उसके हिसाब से उसकी बॉडी पूरी तरह से प्रेगनेंसी वाले साइंस को शो कर रही थी और उसको अजीब अजीब चीजें खाने का मन कर रहा था जो कि उसने पहले कभी भी नहीं खाई थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और तब एलिस उसे अपने साथ लेकर कॉलोनी हाउस में वापस चला जाता है। आगे हम लोग टेबी को देखते हैं, जो कि जब अपने घर में ईथन से बातें कर रही थी तभी उससे अपने रूम के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और जब ऊपर जाकर वो चेक करती है तो वापस से उसे वही अंगूई बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उससे अंगूई अंगूई बोल रहे थे। तब टेबी डरते हुए ईथन के साथ बार में जेड के पास चली जाती है, जहाँ पर जेड भी अब तक दूसरे वाले बॉटल ट्री से उन नंबरों को निकाल कर ला चुका था और तब उसे पता चलता है कि दोनों बॉटल ट्री के नंबर एकदम सेम थे और अभी जेड को समझ नहीं आता कि उन नंबरों का मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम लोग विक्टर और हेनरी को देखते हैं, जहाँ पर विक्टर हेनरी को अपने साथ उसी टंक में लाता है जहाँ पर वो बचपन में मैरियांडा के साथ छुप कर रहा करता था। तब हेनरी विक्टर के इतने ज्यादा स्ट्रगल को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान था और कहीं ना कहीं वो विक्टर को ये बात भी समझाने की कोशिश करता है कि जेस्पर शायद उसे कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि जेस्पर एक डॉल है, पर विक्टर तो अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। उसके हिसाब से जेस्पर ही उन्हें सिर्फ क्रिस्टोफर की बातों के बारे में बता सकता था और क्रिस्टोफर की बातें वहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहीं एल्जिन को एक बार फिर से किमोनो वुमेन नजर आती है, जो कि उससे बोलती है कि इस बार वो गांव से सभी लोगों की निकलने में मदद कर सकती है। और वहीं हम लोग टेबी को देखते हैं, जो कि जब जेड के साथ बार में बैठकर उसकी बनाई गई स्केयरक्रो की ड्राइंग को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। और तब जाकर हम लोग टेबी की बातों से जान पाते हैं कि असल में जब वो छोटी थी तब उसको भी इस गाँव के सपने आया करते थे, जिसमें वो उन स्केयरक्रो को और उसके पास मौजूद 3 लाल पत्थरों को देखा करती थी और उस समय पर उसका कोई पीछा कर रहा होता था। तब छोटी टेबी पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाती थी और अचानक से उसकी नींद भी खुल जाती थी। ये बात सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि यहाँ पर आने से पहले सिर्फ कुछ ही जने ऐसे थे जिनको इस गांव के बारे में विजन आया करते थे। वहीं बर्ड अभी भी फातिमा की प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। वो क्रिस्टी से जल्दी इन सब चीजों के बारे में सच्चाई पता करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब तक रेंडल के भी वहाँ से जाने का समय हो चुका था, पर उस दौरान हम लोग रेंडल की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए वो ज्यादातर लोगों से एरोगेंटली बिहेव करा करता था। इवन वो पिछले वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा डर भी गया था। तो मैयल उसको क्लिनिक में ही अपने साथ रुकने का ऑफर करती है और इस पर रेंडल भी मान जाता है। आगे हम लोग एल्जिन को वापस से देखते हैं, जिसके पोलोरॉइड कैमरा से अचानक से एक इमेज बाहर आती है और उसको देखने के बाद एल्जिन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था।
उस फोटो में असल में सीजन 1 का वो बंकर था जिसमें जेड धोखे से चला गया था। एल्जिन हिम्मत करके उस अंधेरे बंकर में जाता है जहाँ पर रखी अलमारी के पीछे से उसे अचानक से किसी के नॉक करने की आवाज आने लगती है। फिर जब वो हिम्मत करके उस अलमारी को हटाता है, वहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है जो कि एक रूम का था। उस रूम में जाने पर एल्जिन को वहाँ पर किसी की सड़ती हुई लाश दिखाई देती है, साथ ही वहाँ पर रहने का सारा सामान पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो तब एल्जिन रूम की सफाई करता है और बाद में सारे सामान को अरेंज कर देता है। असल में किमोनो वुमेन उससे जो भी करवाना चाहती थी, उसके लिए इस रूम की जरूरत एल्जिन को पड़ने वाली थी। कॉलोनी हाउस में हम लोग फातिमा और एलिस को बहसबाजी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलिस फातिमा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि शायद क्रिस्टी सही हो और फातिमा प्रेग्नेंट ना हो। और फातिमा इस बात पर भड़क जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आ रहे थे और उसकी क्रेविंग्स भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहीं हम लोग बॉयड को देखते हैं जो कि डोना के पास जाकर उससे फातिमा की कंडीशन के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद डोना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं फातिमा सभी लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखा करती थी और अभी के समय पर उसके साथ ही ये जगह नेगेटिव चीजें कर रही थी। और उस समय पर डोना को इस बात का भी डर था कि उन्हीं नेगेटिव चीजों की वजह से फातिमा भी एकदम नेगेटिव ना हो जाए और कॉलोनी हाउस के लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए वो बॉयड से फातिमा को अभी कॉलोनी हाउस से थोड़ा दूर रखने को बोलती है, पर बॉयड इस बात पर भड़क जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। आगे हम लोग जेड, टैबी और ईथन को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ गए थे जहां पर वो सारे के सारे स्केयरक्रो और 3 लाल पत्थर मौजूद थे। वहीं पर जिम भी अभी गांव के कुछ लोगों के साथ सब्जियां जमा करने के लिए आया हुआ था और वहां पर जब वो जेड, टैबी और ईथन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। तब टैबी जिम को अपने बचपन वाले सपने के बारे में बताती है। जिम को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि शायद टैबी इस जगह पर आने के बाद ये सारी चीजें इमेजिन कर रही थी, जैसे कि उसे ये सारी चीजें बचपन में दिखाई देती हों। अब जिम भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। क्योंकि जिम, टैबी और ईथन तीनों ही घर पर नहीं थे, तो जूली आज के लिए क्लिनिक में रहने के लिए आई थी, जहां पर उसे रेंडल मिलता है जो बाहर घूमने के लिए जा रहा था। और तब जूली उससे बात करते हुए उसके साथ गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। आगे हम लोग अकोस्टा को देखते हैं जो कि डाइनर में आकर केनी से बातें करने लगती है और उससे उस जगह के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती है। असल में अकोस्टा को लग रहा था कि वो इस जगह पर किसी तरह से कुछ क्लूज को फाइंड आउट करके सभी लोगों को गांव से बाहर निकाल लेगी। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि गांव में आने के बाद हर एक इंसान यही सोचता था कि वो बाकियों की तरह हार नहीं मानेगा, पर एंड में वो गांव से हार मनवा ही देता था। तो अभी के लिए ये सारी चीजें अकोस्टा के साथ हो रही थी। तब कैनी भी उससे इस बारे में समझाता है, मगर अकोस्टा उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। उतने में ही डाइनर में बक्ता आ जाती है जो कि चाहती थी कि डाइनर को एक बार फिर से चालू करा जाए। इसमें वो कैनी की मदद मांगती है और कैनी भी इस पर मान जाता है। आगे हम लोग विक्टर को देखते हैं जो कि जेस्पर को लेकर सारा के बेसमेंट में जाना चाहता था ताकि जेस्पर उससे बात करना चालू कर सके। सारा भी इस पर मान जाती है और वो दोनों के दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। वहीं जब टैबी ईथन, जिम और जेड के साथ उन लाल पत्थरों के पास आती है तो वो उन्हें हर एक लोकेशन के बारे में सही सही बताती है जो कि उसे बचपन में दिखाई दिया करता था। तब जेड भी इस बात को समझ जाता है कि अगर टैबी का बचपन से इस जगह से कोई कनेक्शन था तो उसका इस गांव में आना बिल्कुल तय था। और जिम इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टैबी के दिमाग में ये सारी चीजें भरी जाएं, पर अभी के लिए वो अपने गुस्से के घूंट को पीकर रह जाता है। वहीं जूली और रेंडल अब तक घूमते हुए जंगल में आ गए थे। उस दौरान हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जब से वो दोनों ही ट्रांस स्टेट से वापस आए थे, तब से ही उन दोनों के साथ अजीब सी चीजें हो रही थी और उन दोनों को बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब उस दौरान जूली रेंडल को ये बात भी बताती है कि जूली असल में ड्राइविंग सीखना चाहती थी पर उसके डैड को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो उसे ड्राइविंग सिखा सके। ये बात जानने के बाद रेंडल तुरंत ही टाउन में खड़ी इमरजेंसी वैन के पास जाता है और जूली को उसमें बिठाकर ड्राइविंग सिखाने लगता है। तब जंगल के पास आने पर अचानक से रेंडल को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और उसके सामने वही कीड़े आ जाते हैं जो कि अक्सर उसकी नाक में घुस जाया करते थे। उनको देखने के बाद रेंडल काफी ज्यादा घबरा गया था और वो जूली को भाड़ में जाओ बोलकर तुरंत ही अकेला जंगल में भाग जाता है। तब जूली ने भी उस सिग्मा मेल का पीछा करना चालू कर दिया था और उसका पीछा करते हुए वो धोखे से उस स्ट्रक्चर के पास आ गई थी जहाँ पर सीजन 2 की शुरुआत में बॉयड पहुंच गया था। उसको देखने के बाद जूली कुछ अजीब सा महसूस करने लगती है और उतने में ही रेंडल भी उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और जल्दी से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
वहीं कॉलोनी हाउस में एलिस फातिमा की कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और जब वो टीली से बातें कर रहा होता है तभी अचानक से उन दोनों को फातिमा के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जब वो दोनों अंदर जाती हैं तो वहां पर फातिमा को कुछ भी नहीं हो रहा था, पर फातिमा के हिसाब से अचानक से उसका पेट सिकुड़ गया था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जब फातिमा वापस से सड़ी हुई सब्जी खाने के लिए ग्रीन हाउस में जाती है तो उस समय पर टीली आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। पर फातिमा को अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने पास में पड़ी कैंची उठाकर उस बुढ़िया का खेल ही खत्म कर दिया था। तब एलिस आकर उसे देख लेता है और फातिमा सिर्फ इतना बोलती है कि ये बुढ़िया मेरे बीच में बहुत बोलती थी। अब सिचुएशन वैसे चाहे जो भी रही हो, फातिमा को इस बात का गिल्ट था। इसी वजह से बॉयड और एलिस भी नहीं चाहते थे कि फातिमा को उस बॉक्स में डाल दिया जाए जिसमें सीजन 1 की शुरुआत में ही बॉयड ने प्रैंक को डाल दिया था। इसीलिए तो फातिमा की जान को बचाने के लिए बॉयड उसको अपने साथ उसी शेड में लेकर चला जाता है जिसमें बॉयड ने सारा को तब छुपाया था जब सारा को पूरे गांव वाले मिलकर ढूंढ रहे थे। फातिमा उस समय पर असल में बहुत ज्यादा परेशान थी। बॉयड तब उसको समझाता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इतना बोलने के बाद बॉयड वहां पर से एलिस के पास गांव में चला गया था। वो दोनों बातें करते हुए कॉलोनी हाउस में जा ही रहे थे तभी वहां पर एक आदमी को टीली की डेड बॉडी दिखती है, जिसको देखने के बाद वो सबको इस बारे में बता देता है। और उसी मोमेंट पर एल्जिन के पोलोरॉइड कैमरा में से एक और फोटो निकल कर आती है, जिसको देखने के बाद इस बार तो एल्जिन को चक्कर से आ गए थे। खैर अभी के समय पर बॉयड सबके सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि उसने पहली बार टीली की डेड बॉडी को देखा हो और वो भी इस सब को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो। उतने में ही वहां पर अकोस्टा और कैनी भी आ गए थे, जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में टीली के कातिल को पकड़ कर रहेंगे। और डोना, उसका तो टीली की डेथ को देखने के बाद भी बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि उससे रोज ही किसी न किसी की डेथ देखनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ टाउन में अब तक जिम की पूरी फैमिली और जेड भी वापस आ गए थे। तब जेड वहां पर से बार में चला जाता है जहां पर वो उन्हीं नंबर्स के बारे में सोचने लग गया था। वहीं जूली वापस से रैंडल के पास जाती है क्योंकि जो भी अजीब सी चीज उस खंडर के पास जूली ने महसूस करी थी वही सेम चीज रैंडल ने भी महसूस करी थी। पर उसके बावजूद रैंडल अभी जूली के साथ वापस से उस स्ट्रक्चर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता और जूली वहां पर से फिर से अपने घर में आ जाती है। गांव के लोगों को टीली की मौत के पीछे सारा का हाथ लग रहा था क्योंकि पहले भी सारा ने आवाजें आने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और इस बारे में जब अकोस्टा को पता चलता है तो वो सारा से बात करने का डिसाइड करती है क्योंकि अब तक उसे इस बारे में किसी ने भी नहीं बताया था कि सारा ने पहले के समय पर कितने सारे लोगों की जान ली थी। वहीं हम लोग सारा को देखते हैं जिसे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अभी के लिए विक्टर के साथ अपने बेसमेंट में जैस्पर की तरह बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि विक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। सारा वहां पर विक्टर के कहने पर जैस्पर की तरह बात करने की कोशिश तो कर रही होती है, मगर विक्टर को इससे कोई भी मदद नहीं मिलती और वो फ्रस्ट्रेट होकर सारा के ऊपर चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग टेबी को देखते हैं जिसे अब सच में लग रहा था कि शायद उसका इस जगह से कोई पास्ट कनेक्शन है। और इस बात को सुनने के बाद जिम को वापस से गुस्सा आने लगता है। उतने में ही बाहर सारा आ जाती है जो कि चाहती थी कि टेबी उसके साथ विक्टर के पास जाकर विक्टर की मदद करे और तब टेबी भी वहां से विक्टर के पास चली जाती है। उस दौरान हम लोग जिम को देखते हैं जो कि गुस्से में जेड के पास जाकर उसे बहुत ज्यादा सुनाता है क्योंकि उसकी वजह से ही टेबी को अब लगने लग गया था कि शायद उसका इस जगह से कोई पास्ट कनेक्शन है। मगर जेड, जो कि नंबरों की गुत्थी को सॉल्व करने में व्यस्त था, वो जिम से इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और जिम को उल्टा सीधा बोलते हुए वहां से निकल जाता है। उसी बार में उस समय पर हेनरी भी बैठा हुआ था जो कि जिम को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसे टेबी की बात को सुनना चाहिए क्योंकि अपने समय में हेनरी भी बिल्कुल ऐसा ही था जो मैरियान्डा की बात को नहीं सुनता था। और बाद में जाकर वही सारी चीजें सच्चाई निकली जो कि मैरियान्डा ने उससे कही थी। वहीं टेबी अभी विक्टर के पास पहुंचकर उसे संभालने लगती है और उस दौरान वो धीरे धीरे उसे शांत करवाकर उसकी पुरानी मेमोरीज में लेकर चली जाती है। तब हम लोग विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि एक समय पर एलोइस और विक्टर दोनों ही हाइड एंड सीक खेल रहे थे और उस दौरान धोखे से विक्टर चर्च के बेसमेंट में चला गया था और वहीं पर विक्टर ने क्रिस्टोफर को जेस्पर से बात करते सुना था। उन दोनों की बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसी चीज को याद करने के लिए विक्टर वहां पर से टेबी और सारा के साथ चर्च के बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। वहीं एलिस जब जाकर फातिमा से अकेले में मिलता है तो फातिमा काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसे इस चीज का डर था कि उसके पेट के अंदर जो भी है, अगर वो कोई डिमोनिक पावर हुई या फिर कुछ बहुत खतरनाक हुआ जिसको गांव वाले झेल ना पाए तो फिर क्या होगा।
एलिस तब उसको ऐसी बातें सोचने से साफ इनकार करता है। दूसरी तरफ हम लोग एल्जिन को देखते हैं, जो कि उस फोटो को देखने के बाद हॉस्पिटल में आया था, जहां पर से वो एक ट्यूब को चुराता है और घर पे जाने के बाद उस ट्यूब की मदद से एक जार के अंदर अपना ब्लड निकालने लगता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि इस बार जो एल्जिन को फोटो मिली थी उसमें ब्लड पैकेट बना हुआ था। वहीं जूली को जब जंगल में जाने के लिए रैंडल का साथ नहीं मिलता तो वो ईथन के साथ ही उस खंडर की तरफ जाने लगती है, जहां पर रास्ते में हम लोग उसकी बातों से जान पाते हैं कि जब से वो उस ट्रांस स्टेट से बाहर आई है तब से उसके साथ काफी सारी अजीब चीजें हो रही थी। उसे तब से ही लगातार कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और पिछले दिन जब वो धोखे से रेंडल के साथ उस खंडर के पास गई थी तब अचानक से सब कुछ शांत हो गया था। और उसी के बारे में पता करने के लिए अभी वो ईथन के साथ उस खंडर के पास जा रही थी। लेकिन खंडर के बीच में जाने में उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और तब ईथन उसको हिम्मत देता है, जिसके बाद ही जूली उसका हाथ पकड़कर खंडर के बीच में चली जाती है। और अचानक से जूली उसी समय में आ जाती है जब ब्रेंडल मैरियल और जूली को टॉर्चर करा जा रहा था और वो उस चीज को आंखों से देख पा रही थी। इवन शायद उसको जो चिल्लाने की आवाजें आ रही थी वो उनकी खुद की थी। वहीं ईथन के पास सिर्फ अब जूली की बॉडी पड़ी हुई थी जिसको सीजर्स आ रहे थे। वो देखने के बाद ईथन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जूली की मदद करने की कोशिश करने लगता है। इसका मतलब साफ था कि जूली एक बार वापस से ट्रांस स्टेट में चली गई थी, जहां पर वो जैसे ही पलटती है वैसे ही उसके सामने मार्टिन आ जाता है, जो कि अभी भी चेन से बंधा हुआ था। वो जूली का नाम लेकर उससे उस हॉलो स्पेस में रस्सी डालने को बोलता है जिसमें सीजन 2 की शुरुआत में बर्ड फंसा हुआ था। और तब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि इस सस्ते ठाकुर ने हाथ बंधे होने के बावजूद भी पोएट की मदद कैसे करी थी। इवन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि जूली टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई थी। खैर अभी मार्टिन उससे वहां से जाने के लिए बोलता है और जब जूली वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है वो उन्हीं सुरंगों में पहुंच जाती है जहां पर से विक्टर टैबी को सीजन 2 में निकालने की कोशिश कर रहा था। जूली को विक्टर और टैबी की साफ साफ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिनको सुनने के बाद जूली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब इस जगह से बाहर कैसे निकलेगी। बट मीनवाइल हम लोग ईथन को देखते हैं जो कि जूली की मदद करने के लिए टाउन में से अकोस्टा और कैनी को बुलाकर ले आता है, जो जैसे ही जूली को उठाकर खंडर से बाहर करते हैं वैसे ही जूली एकदम नॉर्मल हो जाती है। वहीं एलिस और बॉयड को समझ में नहीं आ रहा होता कि उनको फातिमा के लिए क्या करना चाहिए। उतने में ही उस जगह पर डोना आ जाती है और वहां पर बॉयड उसे बता देता है कि फातिमा ने ही टीली की जान ली थी। ये जानने के बाद तो डोना एकदम शॉक हो गई थी और डिसाइड करती है कि वो गांव वालों को सच्चाई बता देगी ताकि कोई भी सारा के ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाए। और ऐसे में गांव वाले पक्का फातिमा को उस बॉक्स के अंदर डालने वाले थे, इसलिए एलिस डिसाइड करता है कि वो फातिमा के साथ कुछ समय के लिए जंगल में ही रहने के लिए चला जाएगा ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ही ना पाए। अब वैसे तो बॉयड एलिस को ऐसा नहीं करने देना चाहता था, मगर अभी वो इस पर मान जाता है। पर जब तक वो लोग फातिमा के सेट के पास आते हैं तक फातिमा वहां से जा चुकी थी। आगे हम लोग विक्टर को देखते हैं जो कि टैबी और सारा के साथ जब चर्च के बेसमेंट में जाता है तो उसे याद आता है कि असल में जब उसने जेस्पर को क्रिस्टोफर से बात करते देखा था तो उस समय पर क्रिस्टोफर जेस्पर से नहीं बल्कि व्हाइट बॉय से बात कर रहा था। और उस समय पर व्हाइट बॉय ने क्रिस्टोफर से कहा था कि अगर तुम्हें सब खत्म करने के सारे जवाब चाहिए तो तुम्हें शुरू में जाना पड़ेगा। और ये सब शुरू हुआ था उन बच्चों से जिनको उनके सबसे भरोसेमंद लोगों ने ही गहरी उम्मीद देकर जान से मार दिया था। और बाद में जब उन बच्चों को पत्थरों के बीच में रखा गया तो उन लोगों ने अपनी उम्मीदों को पेड़ों की जड़ों में डाल दिया, जिनसे ही पहले तो उस जगह पर वो सिंबल बना और बाद में पाराबेटरी। और इस बात का मतलब साफ था कि जो पाराबेटरी अब तक हमें दिखाई जा रहे थे वो असल में वही अंगुई बच्चे थे। इवन उसी समय पर व्हाइट बॉय ने क्रिस्टोफर से पाराबेटरी में जाने को कहा था ताकि क्रिस्टोफर उन बच्चों की मदद कर सके। मगर क्रिस्टोफर को उन सब चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस जगह पर आने के बाद उसे वैसी अजीब सी चीजें दिखना चालू हो गई थी। और क्योंकि छोटे विक्टर ने ये सब सुन लिया था इसीलिए वो इस बारे में जाकर मैरियांडा को बता देता है। और रात में उस समय पर मैरियांडा विक्टर और एलॉइस को छोड़कर बच्चों को बचाने के लिए ही पाराबेटरी के पास जा रही थी, मगर मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। सब कुछ याद आने के बाद विक्टर मैरियांडा की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लग गया था। नबी उसको समझाने की कोशिश करती है मगर विक्टर उसकी बात को सुने बिना ही वहां से चला जाता है।
वहीं गांव में बॉयड और एलिस फातिमा के गायब होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और इस बारे में जब वो डोना को बताते हैं तो डोना पूरे गांव वालों से मदद मांगती है ताकि वो लोग साथ में मिलकर फातिमा को ढूंढ पाएं। किसी को भी गांव में फातिमा कहीं पर भी नहीं मिलती और बाद में एज अ व्यूअर हम लोग जान पाते हैं कि फातिमा को एल्जिन ने किडनैप करके उसी बंकर में लाकर फेंक दिया था जिसका रास्ता किमोनो वुमन ने एल्जिन को दिखाया था। तब एल्जिन की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में किमोनो वुमन उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लोग उस टाउन से बाहर निकल सके और टाउन से बाहर निकलने के लिए फातिमा का बेबी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फातिमा को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो वहां से भागने की कोशिश करती है मगर एल्जिन उसे पकड़कर वापस से उसी सीक्रेट रूम में लाकर बंद कर देता है। एल्जिन फातिमा को खाने के नाम पर अपना ब्लड दे रहा था जो कि फातिमा को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो किसी जूस की तरह उसके ब्लड को पीने लगती है जिसको पीने के थोड़ी देर बाद ही फातिमा का पेट काफी ज्यादा बढ़ गया था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो कितने ज्यादा समय से प्रेग्नेंट हो। एल्जिन जब बाहर जाकर फातिमा के लिए एलिस को परेशान देखता है तो वो एलिस से जाकर फातिमा के बारे में ही बातें करने लगता है। एल्जिन ने एलिस से बात करते समय पूरा ध्यान रखा था कि एलिस को उसके ऊपर शक ना हो पर उसके बावजूद भी एल्जिन के बात करने के तरीके से एलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और एलिस अपने शक के बारे में जाकर बॉयड को बता देता है। दूसरी तरफ विक्टर जिसको लग रहा था कि मैरियान्डा की जान उसकी वजह से गई है वो कुल्हाड़ी लेकर गुस्से में उस पारावेट्री को काटने के लिए जाता है जिसके पास उस रात मैरियान्डा जा रही थी। वो उस पारावेट्री को काटने ही वाला था कि तभी विक्टर के सामने वाइट बॉय आता है जो कि उसे समझाता है कि असल में वो ट्री बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आज वाइट बॉय वैसे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था और विक्टर भी उससे इस बारे में पूछता है जिस पर वाइट बॉय उससे बस इतना कहता है कि इस जगह पर सब कुछ चेंज हो रहा है जो बात विक्टर को समझ नहीं आती और वो वाइट बॉय से चाहता था कि वाइट बॉय उसको इस जगह के बारे में डायरेक्ट सारी चीजें बताकर उसकी मदद कर दे पर क्योंकि वाइट बॉय ऐसा नहीं कर सकता था इसीलिए अभी वो वहाँ से चला जाता है। विक्टर को भी ये चीज अच्छी नहीं लगती इसीलिए वो भी उस बंकर के अंदर चला जाता है जहाँ पर मैरियान्डा आखिरी बार विक्टर और एलोइस को छोड़कर गई थी। उसी बंकर के सीक्रेट रूम में अभी फातिमा को भी एल्जिन ने बंद करके रखा हुआ था मगर फातिमा अंदर से चिल्ला पाती उतने में ही फातिमा के सामने किमोनो वुमन आकर उसका मुंह बंद कर देती है। आगे हम लोग जूली और टैबी को देखते हैं जहाँ पर बात करते हुए जूली टैबी को अपने ट्रांस स्टेट के बारे में सब कुछ बता देती है। तब टैबी को वापस से वही अंगूई बच्ची दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए टैबी और जूली दोनों ही उसी बंकर के पास पहुंच गए थे जिसमें अभी विक्टर था। और जब टैबी को नीचे से विक्टर की आवाज आती है तो वो तुरंत ही नीचे विक्टर के पास जाकर उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि विक्टर अभी भी अपने आप को ही मैरियान्डा की मौत का दोषी मान रहा है और अभी भी विक्टर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। तब टैबी विक्टर को गले लगाती है और अचानक से उसको मैरियान्डा के वो विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि मैरियान्डा ने कैसे आखिरी बार एलोइस और विक्टर को गले लगाया था। फिर बाद में वो भागते हुए पारावेट्री के पास जाने के लिए निकल गई थी जहाँ पर पारावेट्री के पास पहुँचने से पहले ही अचानक से उसके ऊपर स्माइली मैन वाले मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। ये सब देखने के बाद तो टैबी के एकदम होश उड़ गए थे क्योंकि पिछले जन्म में वो खुद ही मैरियान्डा थी। ये याद आने के बाद वो रोते हुए अपने घर में जाकर जिम को सब कुछ बताती है और ये बात सुनने के बाद जिम खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था पर जिम अभी चाहता था कि टैबी इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता करे इसीलिए वो जेड से जाकर पहले तो माफी मांगता है और बाद में वो जेड को टैबी के पास लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ बॉयड सारा को लेकर अपने साथ कॉलोनी हाउस के पास जाता है और वो डोना से कॉलोनी हाउस को खाली करवाने को बोलता है। असल में बॉयड चाहता था कि सारा जाकर एक बार एल्जिन से बात करे और वो एल्जिन को समझाए कि अगर एल्जिन को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं तो वो गांव वालों के बुरे के लिए हैं। तब सारा जाकर एल्जिन को समझाने की कोशिश करती है और एल्जिन वहां पर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि उसने ही फातिमा को कहीं पर छुपाया है मगर उसके बावजूद अभी भी वो फातिमा की लोकेशन के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। एल्जिन के हिसाब से किमोनो वुमन एक एंजल थी जो कि उन्हें फातिमा की डिलीवरी के बाद घर भेजने वाली थी और ये बात सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात सबके लिए ये थी कि फातिमा की डिलीवरी जल्दी ही होने वाली थी। तो पहले तो बॉयड शांति से एल्जिन से फातिमा के लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है मगर जब एल्जिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता तो वहाँ पर बॉयड उसे टॉर्चर करने का डिसाइड करता है।
बॉयड जल्दी से कॉलोनी हाउस के गैराज में जाकर वहां पर से बहुत सारे टूल्स उठा के लाता है और बाकी सबको वो नीचे भेजने के बाद एल्जिन के सामने एक एक करके उन टूल्स को निकालने लगता है। एल्जिन के उन टूल्स को देखने के बाद फटके तो हाथ में आ गई थी, मगर उसके बावजूद भी वो फातिमा के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला था। और इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर पॉइंट गुस्से में उसके हाथ पर एक हथौड़ा मारता है, जिससे एल्जिन बहुत जोर से चिल्लाता है, पर उसके बावजूद अभी भी वो फातिमा की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। वहीं हम जेड, जिम और टैबी को साथ में देखते हैं, जो कि बॉटल से मिले नंबरों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो नंबर कहीं ना कहीं सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तब जेड बताता है कि सब पेपर्स में बस 12 कैरेक्टर ही थे, जिनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अरेंज करा गया था। पर एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली और मैथमेटिकली हर तरह से सोचने के बावजूद भी जेड को समझ नहीं आया था कि वो नंबर असल में है क्या। सब कुछ जानने के बाद जिम अचानक से बताता है कि म्यूजिक में भी सिर्फ 12 कैरेक्टर होते हैं। और ये बात सुनने के बाद जेड तो एकदम खुशी से उछल पड़ा था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि पर्चियों पर जो नंबर लिखे हैं वो असल में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कीज के नंबर हैं। तब जेड तुरंत ही वहां पर सभी पर्चियों को अरेंज करने में लग जाता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही उसके सामने आगे की थोड़ी सी धुन आती है, वैसे ही वो सभी पर्चियों को लगातार एक एक करके अरेंज कर देता है। तो ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि जेड ने पहले उस धुन को कभी भी नहीं सुना था। पर उसके बावजूद भी एकदम से उसके दिमाग में वो धुन आ गई थी और उसने सभी नंबर को प्रॉपरली अरेंज कर दिया था। धुन को पूरा बनाने के बाद वो तीनों के तीनों सीधा उस पाराबीट्री के पास जाते हैं और वहीं पर जेड विक्टर के वायलिन की मदद से उस धुन को बजाने लगता है। उस धुन की आवाज सुनने के बाद उस जगह पर अंगूई बच्चे आने लग गए थे, जो कि बस टैबी और जेड को दिख रहे थे। पर धुन के बाद जब जेड और टैबी उन बच्चों के मुंह से अंगूई शब्द को सुनते हैं, तो वो दोनों बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि टैबी और जेड दोनों ही असल में वो इंसान थे जो कि सबसे पहले इस गांव में आए थे। वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा जन्म ले चुके थे, ताकि वो उन बच्चों की मदद कर सकें। और ऐसा वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन सब बच्चों में एक बच्ची उनकी थी, और वो दोनों इस बात को याद करने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हर बार पूरी तरह से कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग फेल हो जाते थे। उसी समय पर हमें ये बात भी पता चलती है कि टैबी और जेड असल में पिछले जन्म में क्रिस्टोफर और मैरियांडा थे, और वहाँ पर भी वो लोग उन बच्चों को बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। टैबी ये सब याद आने के बाद रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर जिम उससे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी टैबी उससे थोड़ी देर का वक्त मांगकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग बॉयड को देखते हैं, जो कि एल्जिन को टॉर्चर करते करते काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो नीचे चला जाता है। उसी दौरान वहां पर सारा एल्जिन के पास जाती है और वो अपने हाथ में एक पेचकस उठाकर एल्जिन की आंख में ही घुसा देती है। तब एल्जिन ने डर के मारे फातिमा की लोकेशन के बारे में बता दिया था, और जैसे ही बॉयड को उस लोकेशन के बारे में पता चलता है, तो वो भागते हुए कैनी और एलिस के साथ उसी बंकर के पास जाने लगता है। पर उन लोगों के वहां पर पहुंचने से पहले हम लोग किमोनो वुमेन को देखते हैं, जो कि फातिमा के पास आकर उसके पेट के अंदर से पीटस निकालती है। और तभी अचानक से ही बंकर के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, जिसमें से किमोनो वुमेन नीचे एक टनल में चली जाती है। तब तक कैनी, बॉयड और एलिस तीनों ही वहां पर पहुंच चुके थे, और बॉयड किमोनो वुमेन का पीछा करने के लिए नीचे टनल में चला गया था। उस दौरान हम लोग ऊपर फातिमा की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसे भी कुछ विजन्स आए थे, जिसमें उसने देखा था कि इस गांव के लोगों ने अपने बच्चों का सैक्रिफाइस करा था ताकि वो लोग इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकें, और उसी इमोर्टैलिटी ने उन लोगों को मॉन्स्टर बना दिया था और वो लोग कभी भी नहीं मर सकते थे। नीचे हम लोग बॉयड को देखते हैं, जो कि जब किमोनो वुमेन का पीछा करते हुए टनल के बीचों बीच पहुंचता है, तो वो छुपकर वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर को देखता है, जहां पर किमोनो वुमेन उन मॉन्स्टर के बीच में उसी फीटस को लाकर रख देती है। और तभी अचानक से वो फीटस जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है, और उसमें से वही स्माइली मैन वाला मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसको बॉयड ने सीजन 2 में ही मार दिया था। ये देखने के बाद तो बॉयड के एकदम होश उड़ गए थे, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या करेगा। वहीं हम लोग ईथन और जूली को देखते हैं, जो कि डाइनर में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और जब ईथन को इस बारे में पता चलता है कि जूली एकदम से पास्ट में चली गई थी, तो वो उसे बताता है कि शायद जूली एक स्टोरी वॉकर है, जो कि इस कहानी के किसी भी पन्ने में जा सकती थी, पर वो कहानी को चेंज नहीं कर सकती थी। जूली भी ये सब जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक थी, और वहां पर से सीन अब जिम पर आता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपनी आरवी के पास आ गया था।
वहां पर अचानक से ही उसके पास एक जूली भागती हुई आती है जिसके गाल पर चोट लगी हुई थी और वो वहां पर जिम से बोल रही थी कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं कहानी को चेंज करना चाहती हूँ। और इसका मतलब साफ था कि जरूरी ये जूली फ्यूचर से रही होगी। तभी अचानक से वहां पर येलो जैकेट में एक आदमी आ जाता है जिसकी आंखें एकदम ब्लैक थी और उसको देखने के बाद जिम काफी ज्यादा डर गया था। वो बंदा जिम के पास आकर जिम की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि टैबी को बेसमेंट नहीं कूदना चाहिए था। और इस बात का मतलब साफ था कि असल में ये बंदा वही था जिसने फर्स्ट सीजन के दौरान जिम से रेडियो पर बात करी थी। इतना बोलने के बाद उस येलो जैकेट वाले बंदे ने अचानक से ही जिम के गले को पूरी तरह से काट दिया था और जिम की वहीं पर मौत होने वाली थी। अब आगे क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए हमें 2 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज के सीजन 3 का एंड यहीं पर हो जाता है और इसका चौथा सीजन 2026 में रिलीज होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर चेक कर देना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।